नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो इज़ द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द आवर कंट्री। आपको बताना है कि हमारा दूसरा सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन सा है। पहले कौन सा आते हैं? पहले आते हैं अटॉर्नी जनरल और दूसरे बाद उनके बाद में आते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो आपको बताना है कि फिलहाल हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल कौन है। ऑप्शन ए है आर वेंकट रमनी, ऑप्शन बी है पीसी मजूमदार, ऑप्शन सी है एन वेंकट रमन और ऑप्शन डी है तुषार मेहता। तो फिलहाल हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन डी यानी कि तुषार मेहता बने हैं। हालांकि वो सबसे पहले थे ही, लेकिन फिलहाल उनकी अपॉइंटमेंट को कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव ने और आगे बढ़ा दिया है। उनको किया हुआ है री अपॉइंटमेंट किया हुआ है तुषार मेहता को एज ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और 3 साल के लिए। ठीक है, जो कि हमारे देश के सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और जो फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, फिलहाल अगर हमारे देश में देखने जाए तो अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमन हमारे देश में अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट की। तो उनको फॉर्म किया गया था जनवरी 26, 1950 के दिन। और इनका चेयरपर्सन कौन होता है? इनका चेयरपर्सन होता है हमारे पीएम। कौन होते हैं? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो कि फिलहाल कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम। आपको बताना है कि इनमें से जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला। देखिए फ्रेंड्स, कई बार यूपीएससी स्टेट की कोई स्कीम होती है तो उनको एज अ पब्लिक में उनकी इफ़ेक्ट और उनकी असर ज़्यादा होती है, उस बेस पे उनको क्वेश्चन हमें पूछ सकती है। तो हमें जो भी स्टेट्स की ऐसी स्कीम लॉन्च होती है जिसका एक डीप इम्पैक्ट होता है तो हमें पता होना चाहिए। तो फिलहाल जगन्ना अम्मा वोडी जो स्कीम है वो स्कीम है आंध्र प्रदेश की। किनकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की स्कीम है। और यह स्कीम क्या बताती है? यह स्कीम है कि प्रमोटिंग एजुकेशन एंड एम्पावरिंग मदर्स। तो इसमें क्या किया जाता है? देखिए फ्रेंड, इसमें किया जाता है कि उन महिलाओं को 15,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट पहुंचाती है जो अपने चिल्ड्रन को रेगुलरली स्कूल यानी कि एजुकेशन प्रमोट करवाने के लिए। ठीक है, उन महिलाओं को 15,000 रुपये देते हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं। ऐसे 42 लाख मदर्स को यह स्कीम मिल रही है। और यह स्कीम लॉन्च किया हुआ था वाईएस जगन मोहन रेड्डी यानी कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने इस स्कीम का इस साल चौथा साल चल रहा है। यह चौथा साल चल रहा है। शुरुआत किया था उन्होंने 9 जनवरी 2020 को। और आपको एक बार फिर पता होना चाहिए कि जियोग्राफी के बेस पे गुजरात के बाद अगर हम देखने जाए तो आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा क्या है? कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ KAPPG-3। ऐसा क्या है था? सर ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कई बार यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि रिसेंटली KAPPG-3 वॉज इन न्यूज़। आपको पता होना चाहिए कि यह किनके साथ रिलेटेड है। तो इनका फुल फॉर्म होता है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और यह चल रहा है ऑप्शन बी सही आंसर है 700 मेगावाट पे। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 700 मेगावाट। ठीक है, अब देख लेते हैं
तो इंडिया ने फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो आया है सूरत में, गुजरात में, ठीक है। और यह बिगिन किया था 90% ऑफ इट्स टोटल पावर कैपेसिटी, कब से, जून 30, 2023, यानी कि कॉमर्शियली अब ये सब्सक्राइब हो चुका है और इन्होंने फुल फ्लेज पे अपना काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इनके अलावा अगर हम इनके बारे में डिटेल देखें तो यह एक डोमेस्टिकली बिल्ट 700 मेगावाट प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है जो कि काकरापार की साइड पे आया हुआ है, ठीक है। भारत का प्लान है, गवर्नमेंट हैज सैंक्शन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 इंडिजियसली डेवलप्ड PHWRs इन फ्लीट मोड, यानी कि प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर के लिए हमारी सरकार ने 10 ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया हुआ है, जिनमें से कुछ इस तरह है, जैसे कि गोरखपुर है हरियाणा में, चुटका है MP में, माही बांसवाड़ा है राजस्थान में और कैगा है कर्नाटक में। इन 4 जगह पे हमारे देश में प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्शन इंडिजिनसली बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रिसेंटली गॉट द पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। यूपीएससी आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड क्या है, किनके बारे में है, कौन देता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन का आंसर देखें जाए इस क्वेश्चन का, तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला हुआ है हमारे राजेंद्र सिंह दत्त को। क्या नाम है उनका, राजेंद्र सिंह दत्त है। डिटेल्स अगर हम देखने जाए तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ऑनर्ड 101 ईयर ओल्ड, कितनी एज है फ्रेंड्स, 101 साल की राजेंद्र सिंह दत्त को यह एक यूके इंडिया वीक रिसेप्शन के दौरान अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया है, हिज लाइफ टू सर्विंग हिज फेलो वेटरन्स through the establishment and stewardship of the Undivided Indian Ex-Servicemen Association in 1963, यानी कि इंडिया और यूके के जो अनडिवाइडेड आर्मी एसोसिएशंस थी उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, Who has inaugurated the संपर्क समर्थशाला प्रोग्राम। संपर्क समर्थशाला प्रोग्राम किन्होंने शुरुआत किया था, क्या शिवराज सिंह चौहान ने किया था, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, क्या हेमंत बिस्वा जी ने कहा था, या धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि संपर्क समर्थशाला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, तो किन्होंने लॉन्च किया होगा, बी ऑप्शन, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। क्या है ये संपर्क समर्थशाला प्रोग्राम? यह संपर्क समर्थशाला प्रोग्राम जो है यह एक बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट संपर्क फाउंडेशन के जॉइंट इनिशिएटिव में लॉन्च हुआ था, जो कि स्कूल में LED TV और मैथ्स और इंग्लिश किट्स प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में बदलाव करने के लिए, स्कूल को ट्रांसफ़र करने के लिए, स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, स्कूल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज, इन सब को अपग्रेड करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया हुआ था और इसी के बेस पे संपर्क समर्थशाला एक प्रोग्राम चलाया जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीजिए पहुंच गए हम स्टैटिक क्वेश्चन में। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रिंसी स्टेट वर नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। कौन सा प्रिंसी स्टेट है इन चारों में से जिनको ब्रिटिशरों ने एनेक्स नहीं कर पाए थे? क्या यह सिंध है, क्या यह अवध है, क्या यह ग्वालियर है, क्या यह सतारा है? तो आपको पता होगा कि अवध तो सबसे पहले था, जिनको कोरा कागज दे के बोल दिया था भैया नीचे साइन कर दे। ऊपर ब्रिटिशरों ने अपने हिसाब से मन मुताव में जो भी
टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी थी वो लिख दिया था, तो हमारा ऑप्शन बी तो आएगा नहीं। उसके बाद सिंध को भी हमने एनेक्स करते हुए हमारी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए भी नहीं आएगा। सतारा में भी हमारी गवर्नमेंट बनाने की प्रयत्न हो चुके थे, लेकिन उनको भी नहीं हुआ, तो उनको भी ब्रिटिशरों ने एनेक्स कर दिया था। एक ग्वालियर ही था जो ग्वालियर को एनेक्स नहीं किया था। ग्वालियर में कौन राज कर रहा था? ग्वालियर में था सिंधिया। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्वालियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, इनमें से कौन से पहले मुसलमान राजा ने, मुस्लिम रूलर्स ने ऐसी कोई थियरी दी थी? फॉर्मुलेट द थियरी ऑफ किंगशिप वर सिमिलर टू द थियरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। मतलब राजा को दैविक अधिकार मिला हुआ है, ऐसी थियरी जो कि क्या बोलती है? थियरी ऑफ किंगशिप, यानी कि राजा की पूजा करो। ऐसा किन्होंने बताया था? क्या वो ऐबक था? क्या यह इल्तुतमिश था? क्या यह बलबन था या अलाउद्दीन था? तो आपको पता होगा कि ऐसा करने वाला फर्स्ट मुस्लिम रूलर था बलबन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है बलबन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु हैज़ बीन ऑथोराइज टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। आपको बताना है कि पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन कौन गठन करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आर्टिकल, कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 280 में सेंट्रल के पास से पैसा लेके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, स्टेट में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हर 5 साल में प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, जो कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। और यह फाइनेंस कमीशन सेंटर से पास से पैसा कितना स्टेट के पास जाएगा, ऐसा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। ऐसे ही कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी उनको बताता है। तो ऐसा ही हर एक स्टेट में भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, जिनका फॉर्मुलेशन कौन करता है? तो क्या यह प्रेसिडेंट करते हैं, क्या यह गवर्नर करते हैं, क्या यह चीफ मिनिस्टर करते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर करते हैं? तो फिलहाल आपको पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, आपको बताना है भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन के बेस किनके बेस पे बनाया जाता है? क्या यह WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कंबाइंड CPI-C के बेस पे आता है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि CFPI आता है, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल जो कि लेबर्स के लिए आता है, CPI-RL के बेस पे आता है? तो आपको बताना है कि भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन किनके बेस पे बनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें हमें फूड और उसमें हमें फ्यूल, इन दोनों का जो भी इन्फ्लेशन है उनको ऐड करना है, तो उसी के साथ हमें मिल जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि बनाया जाता है कंबाइंड CPI के बेस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन बता रहा है कि क्रोमोसोमल थियरी जो है, यह थियरी किन्होंने दिया हुआ था? मुलर, वाल्डेयर, मेंडल, सुत्तोन और बोवेरी। तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों ने कौन सा योगदान हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि साइंस के फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सुत्तोन और बोवेरी। क्रोमोसोमल थियरी किन्होंने इनहेरिटेंस के दिया था? तो सुत्तोन और बोवेरी ने। ठीक है,
चलिए, ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।